इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? जो तस्वीर उस घर के नौकर ने आयशा को दिखाई थी, उस तस्वीर में अनिका एक बंगले के अंदर जाती हुई नजर आ रही थी। तस्वीर को देखते ही आयशा ने यहाँ वहाँ देखकर उस तस्वीर को पलट दिया। आयशा नहीं चाहती थी कि वो तस्वीर कोई देखे, मगर उसके ठीक पीछे खड़ी देविका ने अनिका की उस तस्वीर को देख लिया था। आयशा काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। उसने यहाँ वहाँ देखकर इस बात की तसल्ली कर ली कि किसी की नजर आयशा और उस नौकर पर नहीं है। देविका एक बड़ी सी दीवार के पीछे जाकर छुप गई और वहीं से आयशा और उस नौकर को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नौकर को आयशा ने अनिका की जासूसी पर लगा रखा था। कुछ देर बाद उस नौकर के हाथ में एक मोटी सी रकम थमाते हुए आयशा ने कहा, इस बात को किसी भी तरह दबा दो। ये बात रिपोर्टर्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वो नौकर बेशक कोई जासूस था जो आयशा के लिए काम कर रहा था। नौकर ने हाँ में अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। जैसे ही वो नौकर वहां से गया, आयशा ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा और घर के अंदर जाने लगी। इससे पहले कि वो घर के अंदर कदम रखती, दीवार के पीछे से देविका ने बाहर आकर उसे रोक लिया। देविका को वहां देखकर आयशा चौंक गई। देविका ने उससे कहा, ये क्या कर रही हो तुम? अपनी बहू की ऐसी हरकतों पर पर्दा डाल रही हो तुम? तुम्हारे सीने में एक माँ का दिल है भी या नहीं? अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। तुम क्या हासिल कर लोगी ये सब करके? क्यों दे रही हो उस अनिका का साथ? एक ऐसी औरत जो तुम्हारे बेटे को छोड़कर किसी पराये मर्द के साथ इस वक्त उस बंगले में न जाने क्या कर रही है। उस औरत पर घिन आनी चाहिए तुम्हें। बजाय इसके तुम उस औरत को अपनी काली करतूत ढकने के लिए सपोर्ट कर रही हो। तुमने एक बार चलकर देखने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर कौन था वो इंसान जो तुम्हारे बेटे के पीठ पीछे उसकी होने वाली पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आयशा से देविका के ताने सुने नहीं जा रहे थे। उसने देविका से कहा, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? जाकर इस वक्त तुम्हारे प्रेमी की मदद करो, जिसे आज से 25 साल पहले तुमने मुझसे चुराया था। इस वक्त सपोर्ट की जरूरत उसे भी है। मेरे बेटे की फिक्र तुम मत करो, उसका ख्याल रखने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। आयशा के ऐसे तेवर देखते हुए देविका ने भी पलटवार करते हुए कहा, किस बात की इतनी अकड़ है तुम्हें? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस खानदान के वारिस को तुमने जन्म दिया है, इसीलिए इतना इतरा रही हो? मगर देख लेना, बहुत जल्द तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। देविका की ये बात काटते हुए आयशा ने कहा, तुम्हें अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। धक्के मार के किसे निकाला जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे से और उसकी जिंदगी से दूर रहना। इतना याद रखना कि अगर एक माँ अपने पर उतर आई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। आयशा की आंखों का गुस्सा देखकर कुछ वक्त के लिए देविका की बोलती बंद हो गई। देविका ने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमेशा ही शांत रहने वाली आयशा की आंखों में इस तरह से अचानक खून सवार हो जाएगा। देविका ने आयशा से कहा, ठीक है, फिर कुछ ही दिनों की बात है। तुम्हारी इस अकड़ को मैंने भी अपनी जूती के नीचे नहीं रौंदा तो मेरा भी नाम देविका नहीं। ये कहते हुए देविका अपने पांव पटक कर वहां से चली गई। जब आयशा को यकीन हो गया कि देविका बंगले के अंदर चली गई थी, तब आयशा ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और अनिका को मैसेज करते हुए लिखा, तुम्हारा काम हो गया है। आयशा ने जानबूझकर अनिका के कहने पर यह सब कुछ किया था। अनिका जब रोहित को अपने विला में ले जा रही थी, तभी अनिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई रोहित और अनिका का पीछा कर रहा था। अनिका की ड्राइविंग स्किल्स का मुकाबला दिल्ली शहर में कोई नहीं कर सकता था। जो आदमी अनिका और रोहित का पीछा कर रहा था, उसे कंफ्यूज करके अनिका तेजी से आगे निकल गई थी। रोहित को बंगले में ड्रॉप करके जब वो वापस मारवा हाउस लौट रही थी, तब अनिका ने फिर से उसी आदमी को अपना पीछा करते हुए देखा था। अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर देविका के आदमी अनिका की हर चाल पर नजर बनाए हुए थे। वो जानती थी कि उन लोगों ने अब तक इस बात का पता नहीं लगाया था कि उस बंगले में अनिका क्या करने गई थी और उस बंगले में कौन था। इसलिए आज जब अनिका सुबह जागी, तब पहले ही उसने आयशा को अपनी पूरी प्लानिंग बता दी थी, और वो भी ठीक अनिका के कहने पर देविका को गुमराह करने में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। आयशा को पूरी तरह से अनिका पर भरोसा था। आयशा अब तक अनिका के बारे में इतना तो जान चुकी थी
कि वो जो भी फैसला लेती थी वो बड़े ही ध्यान से और सोच समझ कर लेती थी। अनिका चाहती थी कि देविका और हंसराज अनिका पर शक करके थोड़ी रिलैक्स हो जाएं। कहा जाता है कि जब दो दुश्मनों के बीच में जंग छिड़ी हो, तब अगर किसी दुश्मन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े तो दूसरा उसे कमजोर समझने की गलती कर बैठता है। और अनिका जानती थी कि देविका भी ऐसी ही कोई गलती करेगी। देविका जब हंसराज के कमरे में दाखिल हुई, हंसराज कोई बहुत जरूरी फाइल पढ़ रहा था। देविका बड़े ही आराम से हंसराज के बगल में आकर बैठ गई। देविका ने देखा कि हंसराज का ध्यान पूरी तरह से उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल में था। हंसराज को इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं था कि देविका उसके बगल में आकर बैठी थी। देविका ने अपने दोनों हाथों से हंसराज के कंधों पर धीरे धीरे मसाज करते हुए कहा, डरो मत, जीत तुम्हारी होगी। बहुत जल्द तुम फिर से अपनी कुर्सी पर बैठोगे और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। हंसराज ने देविका की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो बस एक के बाद एक फाइल के पन्ने पलट रहा था। देविका अच्छी तरह से जानती थी कि हंसराज ज्यादातर देविका की बातों को अवॉइड कर देता था, मगर इस वक्त देविका के पास जो खबर थी वो हंसराज के बड़े काम की थी। देविका ने धीरे धीरे उसे पूरी कहानी बतानी शुरू की। जब हंसराज को देविका ने अनिका के बेवफा होने की बात कही, तब हंसराज ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल बंद की और अपना चश्मा उतारते हुए देविका की ओर देखकर कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इतना गिर सकती है। हंसराज का इस तरह का रिएक्शन देखकर खुद देविका हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हंसराज ये खबर सुनकर दुखी क्यों थे। देविका ने उससे कहा, मुझे लगता है कि वो लड़की बेहद चालाक है। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि रोहित के हाथ से ये सारे पावर बहुत जल्द छीन लिए जाएंगे और इसीलिए अब वो खुलकर अपना असली चेहरा दिखा रही है। लगता है अब उसे रोहित की कोई परवाह नहीं है। हंसराज ने ये खबर सुनते ही अपने सर पर एक हाथ रख लिया और फिर धीमी आवाज में देविका से कहा, मैं भी देखता हूँ जब रोहित को एक दिन ये पैसा, ये पावर की पोजीशन वापस मिल जाएगी, तब उस लड़की की क्या हालत होगी। देविका हंसराज की बात समझ नहीं पा रही थी। देविका ने अपने दोनों हाथ हंसराज के कंधे से हटाते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हो? रोहित को सब कुछ वापस मिल जाएगा? इसका क्या मतलब है तुम्हारा? हंसराज ने अपनी बात समझाते हुए देविका से कहा, देखो, अगर आज मुझे ये सब कुछ मिल भी जाता है तो एक ना एक दिन ये सब कुछ वापस रोहित का ही होने वाला है। रोहित के सिवाय मेरा इस दुनिया में और है ही कौन जिसे मैं ये सब कुछ देकर जाऊंगा। हंसराज की ये बात सुनते ही देविका ने अपनी नजरें झुका ली। देविका का रिएक्शन देखकर हंसराज अपनी जगह से खड़े हो गए। अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए हंसराज ने देविका से कहा, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। इस तरह आप सर झुकाने से क्या फायदा? इतने सालों में तुम मुझे एक वारिस नहीं दे पाई, तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मरने के बाद ये पावर, ये पोजीशन, ये पैसा किसी न किसी को तो देकर जाना है। अब रोहित के अलावा मेरा है ही कौन जिसे ये सब सौंप कर मैं जाऊंगा। देविका जानती थी कि हंसराज की बात काफी प्रैक्टिकल थी। देविका ने अपने इमोशंस को संभालते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, सारी गलती तो मेरी है। तुम भी समाज के उन्हीं मर्दों में से हो जो ये समझते हैं कि बच्चा न होने की जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत की होती है, और फिर तुमने तो पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए तुम पर शक करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए आज तक ना तो हम कभी डॉक्टर के पास गए और ना ही तुम्हारा चेकअप करवाने की कोई कोशिश की। अब हम इन सब बातों से काफी दूर निकल चुके हैं, मगर इस वक्त तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि जरा संभल कर रहना। जिस बेटे के इमोशन में तुम बहे जा रहे हो, उस बेटे से सावधान रहना। मुझे जरूर दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हंसराज देविका की इस बात पर चौंक कर देविका की ओर देखने लगा। देविका ने अपनी बात समझाते हुए हंसराज से कहा, जरा सोचो, उस दिन कितनी आसानी से अपने हिस्से के सारे शेयर रोहित ने तुम्हारे नाम कर दिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे रोहित की कोई गहरी प्लानिंग हो सकती है? हंसराज ने इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, कोई प्लानिंग नहीं है। अरे आजकल की जनरेशन के लड़के अपने आप को अपने बाप से भी ज्यादा तेज समझते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। रोहित को इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था कि 5% मेरे नाम करने के बाद भी वो किसी न किसी तरह
50% शेयर पर अपना हक जमा लेगा और इसीलिए तो अब इतनी भाग दौड़ कर रहा है। न जाने दुनिया में कहां कहां जाकर हाथ फैला रहा है और किसी तरह कंपनी के शेयर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मगर तुम चिंता मत करो, 2 दिन बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसमें जीत हमारी ही होगी। हंसराज की बात सुनते ही देविका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। देविका को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। देविका को कभी भी किसी ने मारवा खानदान की बहू का दर्जा नहीं दिया था। हमेशा उसे नीची नजरों से देखा जाता था। भले ही देविका ने हंसराज मारवा को हासिल कर लिया था, मगर वो इज्जत और वो जगह हासिल नहीं कर पाई जो आयशा ने हासिल की थी। और अब देविका को इस बात का यकीन हो गया था कि बहुत जल्द जब हंसराज मारवा कंपनी के मालिक की पोजीशन पर फिर से बैठ जाएंगे, उस दिन आयशा से देविका का बदला हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। देविका ने मन ही मन सोच लिया था कि जिस दिन हंसराज मारवा कंपनी पर और मारवा खानदान पर अपनी हुकूमत बना लेंगे, उसी दिन वो आयशा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। 20 साल से देविका के मन में जल रही आग बहुत जल्द शांत होने वाली थी। ये सारी बातें सोच सोचकर देविका खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन भी अनिका बच्चों को खाना खिलाने के बाद रोहित से मिलने अपने विला चली गई। अनिका अब जान चुकी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा था। अनिका जब विला के अंदर दाखिल हुई, तब जल्दी से अनिका छत पर जाकर एक बाइनोक्यूलर से उस कार को देखने लगी। अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि उस कार से भी एक जासूस बाइनोक्यूलर के जरिए बंगले पर नजर बनाए हुए था। तभी अनिका के पीछे से रोहित अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आया। जैसे ही अनिका ने पीछे से रोहित की आवाज सुनी, अनिका ने एक झटके से खिड़की का पर्दा बंद कर लिया। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे ये देखकर राहत हुई कि जिस एंगल में रोहित खड़ा था, उस एंगल से खिड़की के बाहर से देखने वाले इंसान को रोहित का चेहरा नहीं नजर आ सकता था। अनिका ने फिर धीरे से खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। अनिका ने देखा कि वो कार वहां से वापस शहर की ओर जा रही थी। अनिका ने एक राहत की सांस ली और घर के अंदर रखी एक चेयर पर आकर बैठ गई। घर में कोई फर्नीचर नहीं सजाया गया था। बिल्कुल खाली पड़े इस बंगले में रोहित के लिए कुछ खाने पीने का सामान और जरूरत की कुछ चीजें रखी थी। रोहित ने एक प्लेट में एक सूप का बाउल तैयार कर अनिका के सामने रख दिया। रोहित ने अनिका से कहा, माफ करना, मैं ज्यादा अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाया। मैंने तुम्हारे लिए आज खास अपने हाथों से खाना पकाया है। उम्मीद है तुम्हें खाना पसंद आएगा। रोहित ने हमेशा से ही अनिका को लग्जरी 5 स्टार होटल्स की प्राइवेट रूम के अंदर खाना खिलाया था। इस तरह से अनिका को ट्रीट करते हुए रोहित को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर वो जानता था कि उसके पास इस वक्त और कोई चारा नहीं था। अनिका भी ये बात अच्छी तरह समझ रही थी। अनिका ने सूप के बाउल से एक चम्मच सूप चखने के बाद रोहित से कहा, सूप काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नमक कम है इसमें। अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित ने अपने सर पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, देखो, मैं भी कितनी बड़ी गलती कर बैठा। रुको, अभी मैं इसमें नमक डालकर दोबारा से इसे गर्म करके लाता हूँ। अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, रहने दो, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। वैसे काफी इम्प्रेस हुई हूँ मैं तुम्हारी इस कुकिंग की टैलेंट को देखकर। अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अनिका से कहा, वैसे मैं भी नहीं जानता था कि मैं इतना अच्छा खाना बना सकता हूँ। हाँ, जब भी तुम्हारे लिए खाना बनाने का मौका मिलता है, मैं सोचता हूँ कि बस किसी तरह तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए। वो कहते हैं ना, एक औरत के दिल तक पहुँचने के लिए जो रास्ता निकलता है, वो उसके पेट से होकर निकलता है। अनिका ने हंसते हुए रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा तो मर्दों के लिए कहा जाता है। अक्सर पत्नियां अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा कहती हैं। रोहित ने पूरे बंगले की ओर इशारा करते हुए कहा, अब यहाँ पर ये डिसाइड करने वाला और तो कोई है नहीं कि इस घर में हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन। चलो, कुछ देर के लिए हम अदला बदली कर लेते हैं। तुम मेरे हस्बैंड, मैं तुम्हारी वाइफ। ये जरूरी तो नहीं कि खाना पकाने का काम सिर्फ लड़कियों को दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी शास्त्र में लिखा है। रोहित की ये बात सुनकर अनिका ने काफी इम्प्रेस होते हुए कहा, ये सब तुम शादी से पहले तो कह रहे हो, क्या शादी के बाद भी तुम्हारा नजरिया यही रहेगा? रोहित ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, देखो, अभी तुमने कहा इसलिए मुझे याद आया कि अब तक हमारी शादी हुई नहीं।
मैं तो मन से तुम्हें अपनी पत्नी मान बैठा हूँ। खाना खाने के बाद अनिका कुछ देर तक रोहित के साथ बातें करती रही। अनिका ने रोहित को घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानती थी कि इस वक्त रोहित को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। अनिका ने जाने से पहले रोहित से पूछा, क्या इस वक्त तुम्हारे बॉडीगार्ड बंगले के आसपास निगरानी कर रहे हैं? रोहित ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, नहीं, जिंदगी में ये पहली बार है जब मैं बिल्कुल किसी सिक्योरिटी के बिना यहाँ रह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बात की भनक भी लगे कि मैं अभी यहीं दिल्ली में मौजूद हूँ। रोहित की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आने लगा। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी से इतनी फिक्र करोगी तो आगे चलकर क्या होगा? ऐसे कई मोड़ आएंगे जिंदगी में, मगर मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये सफर काफी मजेदार बन जाएगा। अनिका ने रोहित का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, बिना इंटरनेट, बिना एंटरटेनमेंट के तुम तो शायर बन गए हो। जब से इस बंगले में आए हो तुम्हारा बोलने का तरीका ही बदल गया है। रोहित ने फिर से अपने दोनों हाथ अनिका के गले में डालते हुए कहा, अगर तुम्हें ये रोहित पसंद है तो मैं हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर यहीं रहने के लिए तैयार हूँ। अनिका ने मुस्कुराते हुए रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा की जरूरत है, और अपना फर्ज निभाने के लिए तुम्हारा जल्द से जल्द यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। रोहित ने भी काफी सीरियस होते हुए अनिका से कहा, जानता हूँ, बस अब 2 दिनों की बात है, उसके बाद हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आने वाला है। बंगले से निकलने के बाद अनिका सीधे मारवा हाउस जा पहुंची। पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करने के बाद जैसे ही अनिका कार से बाहर निकली, अनिका को महसूस हुआ कि दिल्ली में धूप बहुत तेज हो गई थी। गर्मियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। कुछ देर में ही सूरज की गर्मी इंसान की चमड़ी को चीरकर पार होती हुई महसूस हो रही थी। अनिका जल्दी से बंगले के अंदर चली गई। अनिका जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, अनिका ने देखा कि रिया और आर्यन दोनों अलेक्जेंडर को हवा दे रहे थे। अलेक्जेंडर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। अलेक्जेंडर को सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। अनिका घबराकर अलेक्जेंडर के पास पहुंची। अनिका को लगा कि अलेक्जेंडर को V15 पावर ड्रग के साइड इफेक्ट होना शुरू हो गए थे। अनिका घबराहट में अलेक्जेंडर के सर पर हाथ रखकर पूछने लगी, क्या हो रहा है तुम्हें बेटा? बताओ मुझे, क्या हो रहा है तुम्हें? ये कहने के बाद अनिका ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्पिटल फोन करने के लिए नंबर डायल कर दिया। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका का फोन छीनते हुए कहा, मम्मा आप फिक्र मत करो, दरअसल अलेक्जेंडर को बहुत गर्मी महसूस हो रही है। वो यूरोप में रहता था ना इतने साल तक, अब अचानक ही यहाँ की गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसे ही अनिका ने रिया की ये बात सुनी, अनिका ने राहत की सांस ली। अनिका की सांसें तेज हो गई थी। आर्यन जानता था कि अनिका को अलेक्जेंडर के लिए काफी फिक्र होने लगी थी। आर्यन ने अनिका को पानी का ग्लास ऑफर करते हुए कहा, मम्मा फिक्र मत करो, हम बारी बारी हवा दे रहे हैं, वो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अलेक्जेंडर ने भी अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए अनिका से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक अनिका को महसूस हुआ कि एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था। अनिका को इतने गुस्से में कभी किसी ने नहीं देखा था। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर नौकरों को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। 2 नौकर दौड़कर अनिका के कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। अनिका ने नौकरों को देखते ही कहा, एयर कंडीशन काम क्यों नहीं कर रहा है? नौकर अनिका को इतने गुस्से में देखकर अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगे। वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका की आवाज सुनकर आयशा भी निकलकर बाहर आई। एयर कंडीशन के बारे में अनिका को बात करते हुए सुनकर आयशा ने कहा, हाँ वैसे मेरे कमरे का भी एसी काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है सेंट्रल एयर कंडीशन होने की वजह से एसी प्लांट में कुछ गड़बड़ी हुई है और इसी वजह से पूरे घर में एयर कंडीशनिंग ठीक से काम नहीं कर रही है। आयशा की बात सुनते ही अनिका हैरान होकर अपने कमरे से बाहर निकली। आयशा ने जब कॉरिडोर से नीचे देखा तो वो हैरान रह गई। अनिका ने आयशा की ओर देखकर कहा, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी मैं घर पर आई हूँ, नीचे हॉल में सीढ़ियों पर हर जगह एयर कंडीशन काम कर रहा है, फिर ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ हमारे कमरे में एसी काम ना करता हो? कॉरिडोर में होने वाले शोर शराबे को सुनकर घर का पुराना नौकर रामलाल वहाँ आ पहुँचा। रामलाल ने अनिका से कहा, मैडम आप शांत हो जाइए, हमने टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया है, वो आकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा।
तब तक आपको मैनेज करना होगा। अनिका ने इससे पहले कभी घर के किसी नौकर को इस तरह बात करते हुए नहीं सुना था। अनिका ने उस नौकर से कहा, बच्चे कह रहे हैं काफी देर से एयर कंडीशन ठीक से नहीं चल रहा है, तो फिर अब तक वो टेक्नीशियन आया क्यों नहीं? रामलाल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे टेक्नीशियन है मैडम, गर्मियों के दिनों में शहर में कई लोगों के एसी सर्विस करने होते हैं उसे। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब जरूर आ जाएगा। अनिका रामलाल की बात सुनकर चौंक गई थी। अनिका ने गुस्से से अपनी आवाज ऊंची करते हुए रामलाल से कहा, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? अगर एक टेक्नीशियन बिजी है तो दूसरे को बुलवा लीजिए। हम मारवा हाउस में रहते हैं एंड आई एम श्योर कि किसी भी टेक्नीशियन को 10 गुना कीमत ऑफर करके हम उसे अभी के अभी यहाँ बुला सकते हैं। रामलाल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, सॉरी मैडम, मगर इस घर का चीफ सर्वेंट होने के नाते मैं इस तरह की फिजूल खर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जो फंड्स मिलते हैं उसी से मुझे पूरा महीना निकालना पड़ता है। कब किस वक्त कितनी रकम खर्च करनी है ये सारा जिम्मा मेरे ऊपर है, और जब तक बड़े साहब मुझे नहीं कहते मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। अनिका जानती थी कि रोहित आने वाले कुछ दिनों तक किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता था, वरना अनिका ने तभी के तभी रोहित को कॉल लगाकर अपने नौकर को फटकार लगाने को कहा होता। मगर अनिका जानती थी कि वो मजबूर थी। इस सिचुएशन से उसे बिना रोहित की मदद लिए ही निपटना होगा। अनिका नहीं देख सकती थी कि अलेक्जेंडर को किसी भी तरह की तकलीफ हो। अनिका अलेक्जेंडर की कंडीशन अच्छी तरह से जानती थी। यूरोप में पले बड़े होने के कारण वो इस तरह की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, स्पेशली जबकि अलेक्जेंडर के शरीर में किसी भी वक्त पावर ड्रग के साइड इफेक्ट अपना असर दिखा सकते हैं। आयशा ने रामलाल की ओर देखकर कहा, एक मिनट, जहाँ तक मुझे पता है इस घर की चीफ सर्वेंट तो मालती है, जो कई सालों से घर के सारे कामकाज हैंडल कर रही है। अचानक तुम्हें किसने चीफ बनाया? आयशा की बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रामलाल ने अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए आयशा और अनिका की ओर देखकर कहा, मालती की छुट्टी कर दी गई है। वो क्या है ना, उसके कामकाज करने के तरीके में काफी गड़बड़ी पकड़ी गई है, और इसीलिए घर के बड़े मालिक की पत्नी की हैसियत से मिसेस देविका मारवा ने अब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। देविका का नाम सुनते ही आयशा और अनिका दोनों समझ गए कि ये सारी एक साजिश के तहत हो रहा था। देविका को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि 2 दिन बाद होने वाली बोर्ड मीटिंग में हंसराज की जीत होने वाली थी, और इसीलिए वो अभी से आयशा और अनिका को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। देविका के दिल में कई अरमान थे। आयशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने से पहले वो उसे ये दिखाना चाहती थी कि घर की बड़ी बहू होने के नाते इतनी साल उसने लोगों की नजरों में जो इज्जत बनाए रखी थी, अब वो सारी इज्जत लोग देविका मारवा को देने वाले थे। आयशा और अनिका दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बड़ों की जंग में इस तरह से बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा था। आयशा ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए रामलाल से कहा, देखिए, इस वक्त बच्चा बहुत परेशान है, वो हमारे देश की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज किसी तरह से इस वक्त हमारे कमरे में एयर कंडीशन शुरू करवाओ। चलो, मेरे कमरे में नहीं, सिर्फ बच्चों के कमरे में एयर कंडीशन शुरू करवा दो। रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, आपसे कहा ना, कोई तकनीकी खराबी के कारण आप लोगों के कमरे में एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, मेरे बस में कुछ नहीं है। रामलाल जैसे ही वहां से जाने लगा, रामलाल के सर पर किसी ने जोर से वार किया। रामलाल सीधा जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगा। आयशा रामलाल को इस तरह देखकर हैरान रह गई। अनिका और आयशा दोनों ये देखकर हैरान हो गई कि रामलाल पर जिसने हमला किया था वो भूमिका थी। भूमिका काफी देर से पीछे खड़ी हुई रामलाल की हर बात सुन रही थी। जमीन पर गिरकर तड़प रहे रामलाल की ओर देखकर भूमिका ने कहा, अभी इसी वक्त इन दोनों कमरों का एसी ठीक हो जाना चाहिए, वरना तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकती हूँ। रामलाल अच्छी तरह से जानता था कि भूमिका कौन थी और उसका स्वभाव कैसा था। रामलाल ये भी जानता था कि भूमिका स्पेशल डिपार्टमेंट की एक काफी आला ऑफिसर थी। रामलाल पिछले कई सालों से मारवा हाउस में काम कर रहा था। रामलाल की नजर हमेशा से मालती की पोजीशन पर रही थी, मगर मालती रोहित की और मारवा खानदान की काफी वफादार नौकर रही थी, इसलिए रोहित को हमेशा से मालती पर भरोसा रहा था।
रोहित हमेशा से घर के छोटे मोटे खर्चे के लिए हर महीने मालती को पैसे दिया करता था। रामलाल ने कई बार उन पैसों से हेरा फेरी करने की कोशिश की थी, मगर मालती ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। जब से रामलाल को इस बात का अंदाजा हुआ था कि बहुत जल्द मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की ओनरशिप में बदलाव आने वाला था, तब से रामलाल ने मौका देखकर देविका की चापलूसी करना शुरू कर दिया था। पिछले 2 दिनों में देविका का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। देविका ने अंदाजा लगा लिया था कि हंसराज मारवा 2 दिन बाद होने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रोहित की पोजीशन हासिल कर लेगा और धीरे धीरे पूरे मारवा हाउस पर देविका का कब्जा हो जाएगा। घर पर कब्जा करने से पहले देविका अपने कुछ खास और चुनिंदा लोगों को अपनी चुनी हुई पोजीशन पर रखना चाहती थी, ताकि पूरे घर की बागडोर अपने हाथों में लेने में उसे आसानी रहे। रामलाल ने देविका की इसी बात का फायदा उठाया और देविका से कहा था कि घर की बागडोर एक बार देविका के हाथ में आ जाए, उसके बाद देविका इस घर की रानी बन जाएगी। और घर के छोटे मोटे कामकाज कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये बात तो रामलाल पहले से जानता ही था। देविका को भी रामलाल की बातों पर पूरी तरह से भरोसा हो गया और रामलाल की मदद से देविका ने मालती को अपनी पोजीशन से बेदखल कर दिया। देविका ये भी अच्छी तरह जानती थी कि रोहित कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर बाहर गया था और ऐसी सिचुएशन में रोहित इन छोटे मोटे मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। इसलिए मौका देखते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के पहले ही देविका ने अपने आप को घर का नया मालिक अनाउंस कर दिया था। जमीन पर गिरा हुआ रामलाल भूमिका के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? अरे मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझे जो ऑर्डर मिले हैं मैं तो वही फॉलो कर रहा हूँ। भूमिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रामलाल को कॉलर से पकड़कर अपनी जगह पर खड़ा किया और कहा, अब मेरी भी बात ध्यान से सुन लो। अगर आने वाले 5 मिनट में एयर कंडीशन ठीक नहीं हुआ तो तुम किसी भी हॉस्पिटल में अपने आप को ठीक करने के लायक नहीं रहोगे। रामलाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ कांपने लगा। जैसे ही भूमिका ने रामलाल का कॉलर छोड़ा, रामलाल दौड़कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद अनिका और आयशा दोनों के कमरों का एयर कंडीशन ठीक हो गया। एयर कंडीशन ठीक होते ही अलेक्जेंडर काफी बेहतर महसूस करने लगा। अलेक्जेंडर का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। अनिका ने उसे पानी पिलाकर कुछ देर के लिए सोने को कह दिया। दोनों बच्चे अलेक्जेंडर पर नजर जमाए हुए थे। तभी भूमिका अनिका का हाथ पकड़कर उसे बगल में आयशा के कमरे में ले गई। आयशा और अनिका दोनों भूमिका को इस तरह देखकर काफी हैरान थे। भूमिका ने आयशा के कमरे का दरवाजा बंद करते हुए अनिका से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? अनिका भूमिका की बात अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा के सामने भूमिका को अनिका से बात करने में हिचक महसूस हो रही थी। भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में ले गई, क्योंकि आयशा भी कमरे के अंदर खड़ी सब कुछ सुन सकती थी। भूमिका ने अपनी आवाज दबाते हुए अनिका से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी जिंदगी में और कोई आ गया है। तुम किसी और को डेट करने लगी हो, क्या ये बात सच है? इससे पहले कि अनिका इस बात का कोई जवाब दे पाती, भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, अगर मेरा भाई सारी दौलत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हार भी जाता है, तब भी तुम परेशान मत होना। मैं हूं ना अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स हैं सब कुछ उसे दे दूंगी। आज मेरे माँ बाप ने जब मुझसे कहा कि तुम अब किसी और के साथ चक्कर चला रही हो, तब मुझे कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ। जब मैंने छानबीन की तब मुझे पता चला ये सारी बातें सच हैं। देखो, अगर वो लड़का रोहित से भी ज्यादा हैंडसम है तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर अगर सिर्फ तुम रोहित को पैसों के लिए छोड़ रही हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें इस घर में कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। मैं अपने भाई को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। अनिका भूमिका की बातें सुन सुनकर काफी हैरान हो रही थी। अनिका को ये बुरा लग रहा था कि भूमिका अनिका को इतनी अच्छी तरीके से जानती थी, फिर भी उसके बारे में इस तरह की बातें कैसे सोच सकती थी। मगर अनिका मजबूर थी। इस वक्त वो भूमिका को सच्चाई नहीं बता सकती थी कि वो चोरी चुपके जिसे मिलने जाया करती थी वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका होने वाला पति रोहित मारवा था। भूमिका ने कुछ देर तक जब अनिका को खामोश खड़ा देखा तो अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की कोई तस्वीर है? मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन है वो लड़का जिसने मेरे भाई के होते हुए भी तुम्हारा दिल चुरा लिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि भूमिका इतनी बड़ी स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर होने के बावजूद इस तरह की बातें कैसे कर सकती थी।
भूमिका ने अपनी बात बदलते हुए अनिका से कहा, ये सब कुछ हंसराज अंकल की वजह से हो रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि बाप होने के बावजूद एक बेटे के साथ कोई इस तरह का सलूक कैसे कर सकता है। इंसान जो भी कमाता है वो सब कुछ एक ना एक दिन उसकी औलाद के नाम हो जाता है। ये तो दुनिया का नियम है। ये पहला बाप है जो अपनी औलाद के नाम पर जो कुछ भी है वो अपने नाम पर कर लेना चाहता है, और फिर उनके मरने के बाद ये सब कुछ फिर से रोहित के नाम तो होने वाला है। फिर ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? रोहित के अलावा उनकी और कोई औलाद नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उस देविका आंटी ने हंसराज अंकल को अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे खड़ा कर दिया। अनिका, देखो, मैंने तुम्हें मन से अपनी भाभी मान लिया है। अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ होती है तो मुझसे ज्यादा खुश इस घर में और कोई नहीं होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं भी एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें रोहित से ज्यादा हैंडसम लड़का कोई मिल गया है तो तुम्हारे साथ मेरी बेस्ट विशेस हैं। मगर हाँ, इतना याद रखना, अगर ऐसा हुआ तो दोबारा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए भूमिका वहां से चली गई। भूमिका के जाते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बच्चों को खाना खिलाने के बाद अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर काफी बेहतर महसूस कर रहा था। अनिका ने अगले एक दिन तक अलेक्जेंडर की तबीयत पर नजर बनाए रखी। इसके बाद अनिका को एहसास हो चुका था कि अलेक्जेंडर पूरी तरह से ठीक था। फाइनली वो दिन आ गया था जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली थी। नौकर रामलाल अपने सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकलकर सीधा सेंट्रल एसी यूनिट के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने अनिका और आयशा के रूम में चल रहे एयर कंडीशन में फिर से गड़बड़ी कर दी। जब वहां के केयरटेकर ने रामलाल से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो रामलाल ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अपने साथी नौकर से कहा, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। अब परसों उन लोगों ने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला लेने का आज टाइम आ गया है। आज कंपनी के बड़े बड़े लोग मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि अब से कंपनी और घर पर सिर्फ और सिर्फ हंसराज मारवा का अधिकार रहेगा। हमारा मालिक बदलने वाला है और मालिक बदल जाएगा तो साथ साथ इस घर पर जो लोग जबरदस्ती हुकूमत कर रहे थे उनकी तानाशाही भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब हमें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी नई मालकिन बहुत जल्द देविका मारवा बनने वाली हैं। एसी बंद होने की वजह से अनिका की नींद डिस्टर्ब हो गई थी। अनिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि कुछ ही देर में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुरू होने वाली थी। अनिका ने पहले से सारा इंतजाम कर रखा था। अनिका बोर्ड मीटिंग को लाइव अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अनिका ने रोहित से कहकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जिस हॉल में होने वाली थी वहां के सीसीटीवी कैमरा का टेलीकास्ट अपने मोबाइल में करवा लिया था। अनिका हॉल में होने वाली सारी बातें भी आसानी से सुन सकती थी। जैसे ही अनिका ने अपने मोबाइल में उस हॉल की फुटेज को देखना शुरू किया, अनिका जमा हुई भीड़ को देखकर हैरान हो गई। कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉल था जहां अक्सर इम्पोर्टेंट मीटिंग की जाती थी, मगर 500 की कैपेसिटी वाले इस हॉल में लगभग 700 से 800 लोग इस वक्त मौजूद थे। हालांकि मीटिंग में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया गया था, मगर कंपनी के बहुत पुराने एम्प्लॉयर्स भी इस मीटिंग में काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे। किसी न किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मदद से कई सीनियर ऑफिसर भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए हॉल में पहुंच चुके थे। हॉल के बीचों बीच एक कॉन्फ्रेंस रूम था जिसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दाखिल हो सकते थे। अनिका ने उस कमरे की सीसीटीवी फुटेज ऑन कर दी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बड़े से टेबल पर धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर बैठते जा रहे थे। माहौल काफी टेंस लग रहा था। सभी के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। हंसराज ने अपनी जगह लेते हुए अपने हाथों में पकड़ी हुई कुछ फाइल्स मेज पर रखी। तभी हंसराज के ठीक बगल में बैठे पंकज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हंसराज, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम अपनी पुरानी पोजीशन वापस हासिल करने जा रहे हो। जो जगह तुम्हारी थी वो आज वापस तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि रोहित ने हम पर क्या क्या जुल्म किए हैं। हमने अपना खून पसीना लगाकर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिए, मगर छोटी छोटी बातों को लेकर रोहित हमसे नाराज हो जाता था। हमें तो बिल्कुल एक पियून की तरह ट्रीट करता था। यहाँ तक कि मुझसे मेरे सारे पावर भी छीन लिए गए हैं। तुम आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंपनी पहले की ही तरह फिर से प्रोग्रेस करने लगेगी। पंकज की बात खत्म होते ही
हंसराज ने धीमी और गहरी आवाज में पंकज से कहा, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित अभी छोटा है, ना समझ है। हम लोग जो बातें समझ सकते हैं वो उसकी समझ से बाहर है। मगर तुम फिक्र मत करो, जैसे ही सारे पावर मेरे हाथ में आ जाएंगे मैं रोहित की अक्ल भी ठिकाने ला दूंगा। कुछ दिनों में वो भी बिजनेस करने के तौर तरीके सीख जाएगा। वो तो मुझसे हाथ भी मिला लेगा और तुमसे माफी भी मांग लेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ये बात सुनते ही पंकज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पंकज ने हंसराज की ये बात सुनकर ताली बजाना शुरू किया और कमरे में बैठे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, आज कंपनी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आज की तारीख हमारा देश याद रखेगा। पंकज की बात खत्म होते ही अचानक ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी जगह से खड़े होकर पंकज से कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और हंसराज, तुम पिछले 20 साल से हमारे साथ जुड़े नहीं हो, इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं है कि पिछले 5 सालों में रोहित ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि रोहित हमारी जनरेशन का नहीं है। हमारे काम करने के तरीके और उसके काम करने के तौर तरीकों में काफी फर्क है। मगर कंपनी को भी बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी है। नए ख्यालातों के साथ काम करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। और रोहित के साथ काम करके हमेशा से कंपनी फायदे में ही रही है। अरे पंकज, तुम ये बात कैसे भूल सकते हो? एक बिजनेसमैन का असली धर्म होता है कि वो अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करके दे। और रोहित ने जब से कमान संभाली है तब से रोहित ने हमारी कंपनी को बेहतरीन प्रॉफिट दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर्स भी हमसे बहुत खुश हैं। और इन सारी बातों का श्रेय सिर्फ और सिर्फ रोहित को जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे काम काज करने के तरीकों से रोहित खुश नहीं था, इसलिए तुम इस तरह से उसकी बुराई नहीं कर सकते। जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये बात कही थी वो भूमिका के पापा सुधीर मारवा थे। वैसे तो वो रोहित के दूर के चाचा थे, मगर हमेशा से सुधीर के संबंध रोहित के साथ काफी अच्छे रहे थे। सुधीर की बात सुनते ही पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यहाँ सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। यहाँ सभी लोगों को ये पता है कि तुम रोहित को शहद लगाने में सबसे ज्यादा आगे हो। मगर ये बिजनेस है, यहाँ पर अपने बॉस को मस्का लगाने से अच्छा होता कि तुम बिजनेस के तौर तरीके सीख जाते। तुम जैसे कई लोग हैं जो बिना टैलेंट के, बिना किसी काम के बॉस की नजरों में अपनी इमेज अच्छी बनाकर तरक्की हासिल कर लेते हैं। मगर मेरे शरीर के अंदर बिजनेस परिवार का खून दौड़ रहा है। पंकज की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुधीर ने अपने दोनों हाथ मेज पर पटकते हुए कहा, मेरे शरीर के अंदर भी उसी खानदान का खून दौड़ रहा है। मुझसे इस तरह की बात करने से पहले 10 बार सोच लिया करो। तुम क्या हो और क्या करते हो, ये इस कमरे में बैठे सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अचानक ही पूरे कमरे में शांति छा गई। सुधीर की आवाज बहुत तेज थी। तभी बिल्कुल मीठी और सुरीली आवाज में देविका ने सुधीर की ओर देखकर कहा, प्लीज भैया, आप शांत हो जाइए। इस मीटिंग को बुलाने के पीछे हमारा मकसद एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ किस तरह आगे बढ़ना है वो तय करना है। हंसराज ने हमेशा ही मारवा खानदान की भलाई के बारे में सोचा है। अमेरिका में रहकर खुद का इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बिजनेस को दुनिया के बाकी देशों में भी फैलाया जाए। तब हमें सबसे पहले हमारे देश का ख्याल आया, और हमारे देश में अगर बिजनेस करना है तो हमारे लिए मारवा खानदान के साथ फिर से हाथ मिलाने से बेहतर और क्या अवसर हो सकता है। आज हम सबको मौका मिला है फिर से एक होने का। ऐसे शुभ अवसर पर आपस में झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप सबके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हंसराज ने ये तय किया है कि अमेरिका का उसका जो बिजनेस है उसकी पूरी की पूरी वैल्यूएशन मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर दी जाएगी, और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ चुनिंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिस्से में उस कंपनी की हिस्सेदारी दी जाएगी। और इसके बदले में हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। खानदान के साथ दोबारा जुड़ने की हमारी तरफ से इसे एक छोटी सी भेंट समझ लीजिए। कमरे में बैठे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि हालांकि हंसराज की अमेरिका वाली कंपनी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जितनी बड़ी और पावरफुल नहीं थी, मगर हंसराज की कंपनी भी कम से कम बाजार में 1000 करोड़ की वैल्यूएशन रखती थी। हंसराज बिना किसी शर्त के ये 1000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी अपनी पसंदीदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेंट में देना चाहता था।
ये बात सुनते ही पंकज और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका ये सब कुछ बड़े ही आराम से बालकनी में खड़ी चाय की चुस्की लेते हुए देख रही थी। अनिका ये सब देखकर सोच में पड़ गई कि ये कैसे लोग कमरे में मौजूद थे। हर एक बंदा कम से कम 500 से 1000 करोड़ का बैंक बैलेंस रखने वाला इंसान था, मगर फिर भी और पैसों की लालच में सभी लोग अंधे बने घूम रहे थे। तभी अनिका की नजर कॉन्फ्रेंस हॉल के मेन एंट्रेंस पर पड़ी। रोहित ब्लैक सूट पहनकर अचानक कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ। रोहित को देखते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में जो शोर शराबा चल रहा था वो अचानक ही शांत हो गया। सभी लोग धीरे धीरे रोहित को गुड मॉर्निंग कहने लगे। जैसे जैसे रोहित अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, लोग रोहित को झुककर बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग विश करने लगे। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर किसी ने ये बात फैला दी कि रोहित पहुंच चुका था। आपस में बात करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अचानक ही शांत हो गए। तभी रोहित के जूतों की आवाज सभी के कानों पर पड़ी। जानी पहचानी सी जूतों की आवाज सुनकर रोहित के वफादार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। जैसे ही रोहित कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए, चाहे वो रोहित के सपोर्टर थे या रोहित के ऑपोजिट टीम में थे। रोहित को देखते ही बिना सोचे समझे सभी के पांव अपनी अपनी जगह पर जम गए। सभी लोगों ने उठकर रोहित को गुड मॉर्निंग कहा। रोहित भी बड़े ही अदब से सबको गुड मॉर्निंग का जवाब देता हुआ अपनी चेयर के पास जाने लगा। पंकज मारवा को खुद पता भी नहीं चला कि कब वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। रोहित के पास आते ही पंकज ने रोहित को गुड मॉर्निंग कहा। जैसे ही वो रोहित से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगे, तभी उनकी नजर ठीक उनके बगल में बैठे आयुष पर पड़ी। आयुष और हंसराज बड़े आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। उन दोनों को इस तरह देखकर पंकज को भी रियलाइज हुआ कि उसने ना चाहते हुए भी रोहित को रिस्पेक्ट दे दी थी। इसलिए अपने हाथ फिर से पीछे खींचते हुए पंकज अपनी जगह पर बैठ गए। रोहित के जूतों की आवाज हंसराज के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। रोहित के जूतों की आवाज से पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एको होने लगा था। कहा जाता था कि किसी भी इंसान की पहचान उसके जूतों से करनी चाहिए। रोहित के चलने का तरीका, उसके जूतों का सिलेक्शन उसकी पर्सनालिटी को काफी प्रभावशाली बना देता था। जब रोहित चलकर अपनी हमेशा की चेयर के पास आया तो उसने देखा उस चेयर पर पहले से हंसराज मारवा ने कब्जा जमा लिया था। रोहित ने बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए ठीक उस चेयर के बगल वाली चेयर ले ली। भले ही रोहित उस हेड ऑफ द कंपनी की बड़ी चेयर पर नहीं बैठा था, मगर फिर भी लोगों की नजरें रोहित पर गड़ी हुई थी। हंसराज अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने रोहित के इस प्रभाव को यहीं पर नहीं रोका तो हो सकता था कि फ्यूचर में कंपनी के चेयरमैन की जगह पर बैठने के बावजूद उसे हमेशा ही रोहित के नीचे समझा जाएगा। इसलिए चेयरमैन की कुर्सी पर लीगल कब्जा करने से पहले हंसराज रोहित के इस प्रभाव को तोड़ना चाहता था। वो रोहित को ये बता देना चाहता था कि अब कंपनी का बॉस बदलने वाला था, और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ये बता देना चाहता था कि रोहित अब हंसराज मारवा के नीचे था। हंसराज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, जेंटलमैन, आज की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी जुड़े हैं वो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेट आने की माफी मांगे। ये कहने के बाद हंसराज ने रोहित की ओर देखकर कहा, बेटा, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। तुम्हारे चाचा, ताऊ, तुम्हारे साथ किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए लोग हैं। तुमसे उम्र में बड़े हैं। तुम इस मीटिंग के लिए 15 मिनट लेट आए हो। सबसे पहले सबसे माफी मांगो, क्योंकि इस कंपनी में काम कर रहे सभी लोगों का वक्त उतना ही कीमती है जितना कि तुम्हारा और मेरा, और ये बात हमें हमारे साथियों को बता देनी चाहिए। हंसराज की बात सुनते ही देविका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हंसराज ने काफी अच्छी चाल चली थी। रोहित को सबके सामने माफी मंगवाकर वो रोहित की अथॉरिटी सबकी नजरों में कम करना चाहता था, और वो अच्छी तरह से जानता था कि वो रोहित के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। इसलिए संबंधों का वास्ता देकर हंसराज ने रोहित को एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। अनिका, जो ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन से देख रही थी, वो भी अब काफी क्यूरियस होकर अपने मोबाइल स्क्रीन को देखने लगी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर रोहित सिचुएशन से बचने के लिए क्या करेगा। अनिका जानती थी
कि रोहित देश के और दुनिया के सबसे शातिर बिजनेसमैन में से एक था। मगर रोहित का इस बार जिससे वास्ता पड़ा था वो सचमुच रोहित का बाप था। हंसराज की बात पूरी होते ही रोहित ने भी मुस्कुराते हुए सबके सामने देखा और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, माफ कीजिएगा, आप सब लोग मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मगर दरअसल मुझे आज आने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा बिजी था। और आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे दादाजी, जिन्होंने इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी, वो संबंधों को कितना अहम समझते थे। वो हमेशा कहते थे कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं, चाहे करोड़ों की डील रुक जाए मगर कभी अपने चाहने वालों को हमें नाराज नहीं करना है। बस दादाजी के इसी सिद्धांतों पर हमें आगे भी चलते रहना है। चाहे दिन कोई भी हो, मैं दादाजी के सिद्धांतों पर चलने से नहीं रुक सकता। रोहित का ये मास्टर स्ट्रोक सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका और रोहित की अब तक शादी नहीं हुई थी, फिर भी रोहित इस तरह से सबके सामने ये कह रहा था कि रोहित को उसकी वाइफ के साथ वक्त गुजारना था, इसलिए उसे देरी हो गई। रोहित की ये बात सुनकर फोन पर रोहित को देख रही अनिका के गाल शर्म से लाल होने लगे। अनिका जानती थी कि ये रोहित का मास्टर स्ट्रोक था, मगर अनिका ने कभी ये नहीं सोचा था कि रोहित इस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अनिका को शामिल कर देगा। रोहित ने अपनी बात पूरी करने के बाद सीसीटीवी कैमरा की ओर देखकर अपनी एक आंख मार दी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका ये सब कुछ देख रही थी। अनिका को रोहित को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त रोहित पर गुस्सा आना चाहिए था या रोहित के इस मास्टर स्ट्रोक पर उसे गर्व महसूस होना चाहिए। अनिका की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। रोहित की बातें सुनकर अनिका की अधूरी नींद भी अब पूरी तरह से खुल गई थी। अनिका को अब ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि एयर कंडीशन ठीक से काम नहीं कर रहा था। बालकनी में बैठी अनिका की नजरें पूरी तरह से अपने मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। अपनी बात पूरी करने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा रोहित अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल खोलकर उसमें कुछ डिटेल्स पढ़ने लगा। रोहित को इतनी आसानी से लोगों पर अपना प्रभाव बनाते हुए देखकर हंसराज अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, मगर वो यहाँ आज जीतने आए थे। वो किसी भी कीमत पर हार का सामना नहीं करने वाले थे। हंसराज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से कहा, देखो, पिताजी के सिद्धांत अपनी जगह पर हैं, मगर आज हमें अगर इस कंपनी को आगे ले जाना है तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग एक बिजनेसमैन हैं। और अगर तुम रिश्तों की बात करते हो तो मुझे लगता है इस मामले में तुम पूरी तरह से फेल रहे हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता की हैं। तुमने अपनी आपसी रंजिश पूरी करने के लिए अपने ही चाचा के सारे पावर छीन लिए हैं। और तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? तुम अगर रिश्तों की कीमत नहीं समझते तो ये कैसे कह सकते हो कि तुम पिताजी के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहे हो? हंसराज मारवा का ये इल्जाम सुनकर कमरे में बैठे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैरान रह गए। कमरे में मौजूद सारे लोग रोहित का जवाब सुनना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग किसी कोर्ट रूम ड्रामा में बदल गई थी, जहां बाप और बेटा एक दूसरे को कटघरे में खींच लाए थे। और इस वक्त बाप ने बेटे को अपने ही कहे पर एक जाल में फंसा दिया था। रोहित ने एक ओर दादाजी के सिद्धांतों पर चलकर फैमिली को इम्पोर्टेंस देने की बात कही थी, और दूसरी ओर पंकज, जो रोहित के चाचा थे, उससे कंपनी में सारी पावर खींच लिए थे। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस बात का रोहित के पास क्या जवाब होगा। तभी अचानक रोहित के पीछे खड़ा चिराग अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल के पन्ने पलटते हुए बोर्ड को एड्रेस करके कहने लगा, इस फाइल में वो तमाम डील हैं जिन्हें पंकज चाचा ने पिछले कुछ सालों में किया और जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे इन्वेस्टर्स का भरोसा हमसे कुछ उठने लगा था, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। और मैं आज भी यही बात दोहराऊंगा कि मैं दादाजी के सिद्धांतों पर चल रहा हूँ, क्योंकि भले ही हम सब बिजनेसमैन हैं, मगर हमारे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स के साथ भी हमारा कुछ रिश्ता जुड़ा है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है हम जरूर करते हैं। चाचा ने जो कुछ भी किया था उससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, और इसलिए ये करना बहुत जरूरी था। इस फाइल में वो तमाम सबूत हैं जिसमें पंकज चाचा ने किए हुए कुछ फ्रॉड्स के सबूत हैं जो आप सबको चौंका देंगे।
हाँ, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने इससे पहले ये सारी बातें आपको क्यों नहीं बताई, तो इसका भी जवाब है मेरे पास। पंकज चाचा मेरे अपने चाचा हैं। मैं नहीं चाहता था कि लोगों के मन में पंकज चाचा के खिलाफ किसी भी तरह का जहर भर जाए, और इसीलिए मैंने आज तक ये बात छुपा कर रखी और पंकज चाचा के सारे पावर छीन लिए, जिससे वो हमारे बिजनेस को आगे कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। रोहित ने जो फाइल टेबल पर रखी थी उसमें पंकज के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, इसलिए हंसराज के पास रोहित से आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई दलील बाकी नहीं रही थी। पंकज को जिस तरह रोहित ने सबके सामने बेनकाब किया था, वो देखकर पंकज और आयुष दोनों अपना सर झुकाकर बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। हंसराज भी अच्छी तरह जान चुका था कि उसका पहला दांव नाकामयाब हो गया था। रोहित का प्रभाव दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने कम करने के लिए हंसराज ने ये चाल चली थी, मगर हंसराज पूरी तरह से नाकामयाब हो गए थे। इसलिए बात बदलते हुए हंसराज ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर देखते हुए कहा, एनीवे, बड़ी बड़ी कंपनी में ये सब छोटे मोटे मामले चलते रहते हैं। दरअसल पंकज और रोहित के काम करने का तौर तरीका अलग होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, मगर आप लोगों को फिक्र नहीं करनी है। आगे चलकर ये सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा और हम सब एक ही साथ इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। तो मुद्दा इस वक्त यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगला चेयरमैन कौन होगा। मैं चुनाव के लिए अपना नाम आगे रखता हूँ। मेरे पास ऐसा करने की वजह भी है। सबसे जरूरी बात, मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे देश के बाहर काफी कम एक्टिव है, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो हमें फॉरेन कंट्रीज के साथ भी मेल जोल बढ़ाकर बिजनेस करना होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मौजूदा चेयरमैन ने कभी इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया, और इसीलिए ग्लोबल मार्केट में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अपनी वो पहचान नहीं बना पाई है जो हमारे देश में मारवा इंडस्ट्रीज की है। मैंने कई सालों तक अमेरिका में रहकर वहां बिजनेस किया है। इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मेरे संबंध काफी अच्छे हैं, और उन क्लाइंट को मैं सीधे मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। इस तरह से फॉरेन मार्केट में भी हमारा होल्ड बढ़ जाएगा। अगर मैं चेयरमैन की कुर्सी संभाल लेता हूँ तो ना सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के इंटरनल मैटर्स को सॉल्व कर पाऊंगा, बल्कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। हंसराज की स्पीच खत्म होते ही आयुष, पंकज और देविका ने तालियां बजाना शुरू किया। उन तीनों को देखते हुए हंसराज के बाकी सपोर्टर्स भी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नेता के भाषण में उसकी रैली में मौजूद उसके सपोर्टर्स तालियां बजाकर लोगों को कन्विंस करना चाहते थे कि हंसराज से बेहतर नेता इस वक्त उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता था। तालियों का दौर खत्म होने के बाद रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीमी मगर प्रभावशाली आवाज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहने लगा, मैं दाद देता हूँ मिस्टर हंसराज मारवा की नजरों की। उन्हें अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मगर उन्होंने कंपनी की पॉलिसीज के बारे में काफी जानकारी पता कर ली है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जानकारी इकट्ठा करना ही एक चेयरमैन पद के उम्मीदवार के लिए काफी नहीं होता। उसके पीछे का मोटिव उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी कम कर दिए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आप सभी लोग जानते हो कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की थी, उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट काफी खराब दौर से गुजर रहा है। आप लोग जानते हो, इंटरनेशनल बॉर्डर पर वॉर जैसी सिचुएशन है। कई देश एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। ऐसे हालत में इंटरनेशनल बिजनेस करना हमारी कंपनी के लिए खतरे से खाली नहीं होता। हालात सुधरने के बाद जरूर हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डीलिंग बढ़ाने की पहल करनी होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता हमें ऐसा कोई भी कदम उठाना चाहिए। रोहित की आर्ग्यूमेंट सुनकर फिर से हंसराज की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को किस तरह लोगों के सामने नीचा दिखाए। रोहित के पास उसकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब था, इसलिए फिर से अपनी बात बदलते हुए हंसराज ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, चलो ठीक है, अब हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं। कंपनी की फाइल्स मैंने अच्छी तरह से चेक की हैं। कंपनी में आगे क्या क्या सुधार करने की जरूरत है वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया है।
अब मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हमें चेयरमैनशिप की पोजीशन के लिए वोट्स की काउंटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द नया चेयरमैन अपने तरीके से कंपनी को आगे बढ़ा सके। ये कहने के बाद सभी लोगों के चेहरे के ऊपर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। अब वो घड़ी आ गई थी जब लोगों को अपने लीडर को चुनना था। लीगली हंसराज और रोहित में जो 15% शेयर होल्डर्स का सपोर्ट हासिल करेगा, वही कंपनी का अगला चेयरमैन हो सकता था। हंसराज काफी कॉन्फिडेंट थे कि आर्यन के शेयर होल्डिंग के अलावा रोहित के पास इस वक्त और कोई सपोर्ट हासिल नहीं था। हालांकि हंसराज मारवा ने भी अभी तक मेजॉरिटी हासिल नहीं की थी, मगर उसे यकीन था कि फैमिली मेंबर्स में से कई लोग अब उसकी ओर हो गए थे और वोटिंग के दरमियान वो लोग उसका साथ देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 2 लोगों को शेयर होल्डिंग वोट्स की काउंटिंग करने के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने सपोर्ट का वोट देना शुरू किया। वोटिंग शुरू होते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ देर बाद सभी लोगों ने अपना वोट दे दिया। देखते ही देखते हंसराज का शेयर सपोर्ट 40% तक पहुंच गया, मगर रोहित के पास अपने गिने चुने कुछ सपोर्टर्स को छोड़कर सिर्फ भूमिका के पापा का सपोर्ट था। मगर सब कुछ मिलाकर भी रोहित के पास सिर्फ 47% वोट शेयर मौजूद थे। सभी लोग अब ये सोच सोच कर हैरान हो रहे थे कि आखिर बाकी के 5% शेयर होल्डर्स के सपोर्ट के बारे में कैसे जाना जा सकता था। सभी लोग ये सोच सोच कर हैरान थे कि बाकी बचे 5% शेयर किसके पास थे। हंसराज अच्छी तरह से जानते थे कि अक्षय वर्मा ने जो 5% मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर किंग के पास खरीदे थे, वो 5% शेयर हंसराज को सपोर्ट करने में इस्तेमाल किए गए थे। फिर बाकी के ये 5% शेयर कहाँ थे और किसके पास थे? यही सोच सोच कर सब लोग हैरान हो रहे थे। मगर इस वक्त ये जानना जरूरी था कि उन 5% शेयर होल्डर के वोट किसके पक्ष में थे। अगला चेयरमैन तभी डिसाइड किया जा सकता था जब इस बात का खुलासा होता। तभी चिराग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से एक डॉक्यूमेंट निकाला और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सीनियर मेंबर्स के सामने रख दिया। कुछ देर तक वो सीनियर मेंबर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट पढ़ने लगे। आसपास बैठे लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे थे। धीरे धीरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चिराग का दिया हुआ डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। कुछ देर तक अच्छी तरह से उन कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद उनमें से एक सीनियर मेंबर ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, मेरे सामने इस वक्त कंपनी के 5% शेयर के दावेदार के कुछ कागजात पड़े हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के 5% शेयर मिस्टर चिराग ने खरीद रखे हैं। ये सुनकर अचानक ही कमरे में मौजूद लोग हैरान होकर एक दूसरे के साथ धीमी आवाज में बातचीत करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित का पर्सनल सेक्रेटरी इतना शातिर खिलाड़ी निकलेगा। कंपनी के 5% शेयर का मतलब था कि चिराग खुद हजारों करोड़ का मालिक था, मगर फिर भी चिराग रोहित का पर्सनल सेक्रेटरी बनकर दिन रात नौकरी क्यों कर रहा था, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अब लोगों को ये भी शक होने लगा था कि जरूर इसके पीछे रोहित की कोई चाल थी। रोहित ने जब ये सवाल सबकी आंखों में पढ़ा तो अपनी जगह से खड़े होते हुए रोहित ने चिराग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिराग पिछले कई सालों से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का वफादार एम्प्लॉय रहा है। उसका परफॉर्मेंस कंपनी में सबसे ज्यादा शानदार रहा है। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि चिराग अमेरिका की बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल से गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, वो पिछले कई सालों से हमारे साथ नौकरी जरूर कर रहा है, मगर उसने अपने लिए भी कुछ फ्यूचर प्लान्स बना रखे थे। कई सालों पहले नौकरी ज्वाइन करने के बाद हर महीने अपनी तनख्वाह से चिराग ने कंपनी के शेयर एक्वायर करना शुरू कर दिया था। इसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर चिराग ने 2 साल पहले मार्केट से काफी शेयर उठाए थे। चिराग ने जब डील की थी तब मार्केट में हमारे शेयर की कीमत आज के मुकाबले कई कम थी। मैं आज सबके सामने चिराग को कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने हमारी कंपनी में एक बिजनेस स्ट्रैटेजी मेकर की हैसियत से नौकरी ज्वाइन की थी, आज वही लड़का अपनी काबिलियत से हमारे ही कंपनी का पार्टनर बन चुका है। मुझे लगता है हम सबको तालियां बजाकर चिराग की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। रोहित की बात सुनकर सभी लोग हैरान जरूर थे, मगर तालियां बजाकर चिराग को कांग्रेचुलेट करने के अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। चिराग की हिस्सेदारी की बात सुनते ही हंसराज के चेहरे के होश उड़ गए। वहां ठीक बगल में बैठे पंकज ने अपनी जगह से खड़े होते हुए सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, ये कैसे हो सकता है?
क्या आप लोग जानते भी हैं कि कंपनी के 5% शेयर की बाजार में कीमत क्या है? क्या आप लोगों को यकीन है कि ये दस्तावेज सही है? कंपनी के बाकी सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चिराग के डॉक्यूमेंट्स पंकज को थमाते हुए कहा, देखिए, ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मगर हमने अभी अभी सिस्टम पर भी चेक कर लिया है। चिराग ने कंपनी के 5% शेयर सचमुच एक्वायर किए हैं और हमारी कंपनी के इतने इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर होने के नाते अब चिराग का वोट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बताइए चिराग, कंपनी के चेयरमैनशिप की पोजीशन के लिए मिस्टर हंसराज और मिस्टर रोहित के बीच आप किसे वोट देना चाहोगे? मेरे ख्याल में आपका वोट इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि आप जिसे वोट करेंगे वही हमारी कंपनी का अगला चेयरमैन होगा।